नमस्ते दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे माफी मांगना चाहता हूँ क्योंकि मैं रेगुलरली वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ ड्यू टू पर्सनल रीजंस। बट जब कभी मौका मिले तब मैं पूरी कोशिश करता हूँ वीडियो बनाने की। सो प्लीज थोड़ा समझ के लीजिए, ओके। तो चलो वापस आते हैं मेन मुद्दे पे। तो दोस्तों, 23 जुलाई 2024 को जब हमारी एफएम फुल बजट पेश करी थी तो उन्होंने हमारे इक्विटी मार्केट पर लगने वाले टैक्सेस को बढ़ा दिया। जैसे कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स को 10% से 12.5% कर दिया एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स को 15% से 20% कर दिया। उन्होंने STT दैट इज सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स को भी बढ़ा दिया। लेकिन टू बी ऑनेस्ट, अगर आप मुझसे पूछोगे तो STT बढ़ाना फिर भी मैनेजेबल है क्योंकि वो एक ट्रांजैक्शनल कॉस्ट है। लेकिन मेन हिट जहां पे हुआ दैट वाज कैपिटल गेन्स। अगर रिपोर्ट्स की बात माने तो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने ये स्टेप जो एक्सेसिव पैसा आ रहा है इक्विटी मार्केट में उसको स्लो डाउन करने के लिए लिया गया है। FNO दैट इज फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में एक्सेसिव स्पेकुलेशन को डिस्करेज करने के लिए STT बढ़ाने का भी स्टेप उठाया था। एंड जो हमारे फाइनेंशियल मार्केट्स के दो बड़े रेगुलेटर्स है दैट इज सेबी फॉर कैपिटल मार्केट्स एंड RBI फॉर बैंकिंग, दे आर आल्सो वेरी कंसर्न रिगार्डिंग द फ्लो ऑफ कैपिटल टुवर्ड्स कैपिटल मार्केट्स। लेकिन उनके कंसर्न होने के अपने रीजंस हैं। यानी कि आप देख सकते हो, फाइनेंस मिनिस्ट्री के कुछ अपने व्यू पॉइंट्स है, रेगुलेटर्स के कुछ अपने हैं, पब्लिक के कुछ अपने हैं एंड मार्केट रिलेटेड स्टेक होल्डर्स जैसे कि एक्सचेंजेस, म्यूचुअल फंड्स, ब्रोकर एक्सेट्रा के अपने हैं। लेकिन इस सब में मेन बात हमें ये देखनी पड़ेगी कि हमारे देश के फ्यूचर इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए कौन सा रास्ता सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होगा, जिसमें मेजॉरिटी लोगों के व्यू पॉइंट्स को ध्यान में रखा जाए। तो आइए इसे एक एक कर समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज मेरी वीडियोस को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना एंड कोई भी सजेशन हो तो प्लीज फील फ्री टू यूज द कमेंट बॉक्स। लेट्स स्टार्ट। चैप्टर 1, मेन प्रॉब्लम क्या है। दोस्तों, 2020 में जब पूरे देश में लॉकडाउन था एंड सब कुछ बंद था तो उस टाइम लोगों के पास बहुत टाइम था। सो उसमें क्या हुआ कि उन्होंने स्टॉक मार्केट को फॉलो करना शुरू कर दिया क्योंकि सिर्फ वही चीज चालू थी एंड रोज उसमें कुछ ना कुछ एक्शन हो रहा था। इसी टाइम यूट्यूब एंड वेरियस अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में इन्फ्लुएंसर्स के राइज के चलते लोग और अवेयर हो गए अबाउट मनी मेकिंग अपॉर्चुनिटी इन स्टॉक मार्केट्स। प्लस जिस दिन लॉकडाउन लगा उसके अगले दिन मार्केट ने लोअर सर्किट मार के बॉटम बना दिया एंड फिर एक परपेचुअल बुल मार्केट में चले गया। सो जो भी लोग लॉकडाउन में आए उन्होंने चाहे कौन से भी स्टॉक्स लिए हो, किसी भी प्राइस पे लिए हो, उन्होंने पैसा बनाया है क्योंकि ओवरऑल मार्केट ही लो पॉइंट पे था एंड वहां से मार्केट के पास एक ही रास्ता था टू गो अप। सो जैसे जैसे लोगों का पैसा बनने लगा लोग और पैसा डालने लगे, जिस वजह से भाव और ऊपर बढ़ गए और उनका और पैसा बना एंड धीरे धीरे इन्फ्लुएंसर्स प्लस उनके खुद के एक्सपीरियंस ने उनको बता दिया कि स्टॉक मार्केट में बाकी किसी भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन से ज्यादा पैसा बनता है एंड ये लोग इस बात को स्प्रेड करने लगे, जिस वजह से आप देख सकते हो कि जो भी म्यूचुअल फंड में SIP फ्लोज थे वो मंथ ऑन मंथ न्यू रिकॉर्ड्स बनाते गए एंड आज भी बना रहे हैं। अब ये मैंने आपको बहुत ही शॉर्ट में पिछले 4 सालों में क्या हुआ वो बताया है। सो अब आते हैं कि करंट सिनेरियो क्या बन गया है। तो दोस्तों, लोगों का इंटरेस्ट इतना ज्यादा बन गया स्टॉक मार्केट में कि अब वो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग भी करने लग गए हैं क्योंकि पैसा बहुत जल्दी बना है मार्केट में। ऑल्सो जो भी पैसे उनके पास है वो अब पहले की तरह FD या रियल एस्टेट या गोल्ड में डालने की बजाय स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं एंड अगर उनके पास पैसे कम है तो वो लोग ऑप्शंस में ट्रेडिंग भी कर रहे हैं। इससे क्या हो रहा है कि बैंक्स में डिपॉजिट्स कम हो रहे हैं एंड बैंक्स को थोड़ी लिक्विडिटी प्रॉब्लम्स आ रही है। ऑल्सो जब इतना पैसा फ्लो हो रहा है मार्केट में तो कुछ कुछ सेक्टर्स के स्टॉक्स इतने महंगे हो गए हैं कि वो बबल वैल्यूएशन तक पहुंच गए हैं। ऑल्सो बहुत लोगों के पास कम कैपिटल है, सो वो मार्केट में बहुत जल्द बड़ा पैसा कमाने के माइंडसेट से आए हैं, जिस वजह से FNO दैट इज फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस उनको लॉन्ग टर्म इक्विटी इन्वेस्टिंग से ज्यादा अट्रैक्ट करता है, जिस वजह से विद इन 5 years हम दुनिया के सबसे बड़े डेरिवेटिव मार्केट बन गए हैं इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। प्लस इसी सेंटिमेंट को राइड करके फायदा उठाने के चक्कर में बोथ BSE एंड NSE ने डेली एक्सपायरीज शुरू कर दी, जिस वजह से डेरिवेटिव मार्केट में स्पेकुलेटिव एक्टिविटी और बढ़ गई एंड ये सब इवेंट्स बहुत ही कंसर्निंग है सबके लिए। तो दोस्तों, यही है शॉर्ट स्टोरी कि इवेंट्स क्या हुए हैं, क्या हो रहे हैं एंड उस वजह से क्या प्रॉब्लम्स अराइज हो रही है। अब हमें ये देखना है कि गवर्नमेंट और रेगुलेटर्स क्या स्टेप्स ले रहे हैं
जो फिलहाल नेगेटिव है पब्लिक परसेप्शन के अकॉर्डिंग, बट फिर भी लिए जा रहे हैं। तो अब हम वो देखेंगे। चैप्टर 2, गवर्नमेंट का टैक्स बढ़ाने के पीछे का रीजन। दोस्तों, ये गवर्नमेंट ने जो स्टेप लिया है कि उन्होंने इक्विटी मार्केट पे लगने वाले टैक्सेस को बढ़ा दिया, उसके दो ही कारण हो सकते हैं। पहला, या तो उनको उनका रेवेन्यू बूस्ट करना हो, या दूसरा, जैसे रिपोर्ट्स कह रहे हैं कि ये स्टेप इक्विटी मार्केट में जो एक्सेसिव फंड्स फ्लो हो रहे हैं उसको झटका देने के लिए किया गया हो सकता है। अब एक्चुअल रीजन क्या है ये तो गवर्नमेंट को ही पता, लेकिन मान लेते हैं कि मेजर यही दो रीजंस की वजह से किया गया हो। अब इसमें ना मैं एसटीटी को फिलहाल इंक्लूड नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं उसके रिलेटेड कोई और वीडियो में बात करूंगा। तो यहाँ पे जस्ट हम कैपिटल गेन्स को रखते हैं। ओके, तो चलो बढ़ते हैं। तो पहले समझते हैं कि अगर गवर्नमेंट ने रेवेन्यू बूस्ट करने के लिए किया है तो एक्चुअली गवर्नमेंट का कितना फायदा होगा। अभी दोस्तों, गवर्नमेंट सेपरेटली डेटा रिलीज नहीं करती है अबाउट हाउ मच रेवेन्यू दे अर्न फ्रॉम कैपिटल गेन्स, एंड उसके अंदर भी बाइफर्केशन नहीं देती है। सो सब जगह रफ एस्टिमेट्स ही है। बट 2021 में राज्यसभा में मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ फाइनेंस ने डेटा प्रेजेंट किया था टेबल पे, जो आपके स्क्रीन पे अभी शो हो रहा है, कि असेसमेंट ईयर 2018-19 यानी कि FY18, FY19 एंड FY20 के ये पर्टिकुलर अमाउंट है जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से कलेक्ट हुए थे फ्रॉम म्यूचुअल फंड्स एंड इक्विटीज। तो लेट अस अज्यूम कि इससे थोड़ी फास्ट ग्रोथ हुई होगी। अभी FY20 में जो 5,311 करोड़ कलेक्ट हुए थे उसकी जगह हुआ होगा 30,000 करोड़, 6 टाइम्स पकड़ा है। ओके, सो जो पहला रीजन हो सकता है कि गवर्नमेंट ने उनका रेवेन्यू बढ़ाने के लिए किया है, वो तो समवट सक्सेसफुल हो रहा है। अब देखते हैं सेकंड रीजन, दैट इज लोगों के पैसों का फ्लो थोड़ा स्लो डाउन करने के लिए। तो हाँ, ऑब्वियसली अगर टैक्सेस बढ़ा दिए गए हैं ऑन द इनकम फ्रॉम स्टॉक मार्केट, तो ऑब्वियसली लोग थोड़ा सोचेंगे कि इतना रिस्क लेकर पैसा कमा के अगर थोड़ा बहुत ही हाथ में बचने वाला है तो क्यों इतनी मगजमारी करने का, सीधा प्रॉपर्टी या FD करते हैं। तो अभी तक तो लग रहा है कि गवर्नमेंट की जो थिंकिंग है वो सही जा रही है, बट क्या ऑन ग्राउंड रियलिटी इतनी सिंपल है? देखते हैं। चैप्टर 3, बुल मार्केट की समझ। दोस्तों, अब तक हमने देखा कि गवर्नमेंट ने जो भी डिसीजंस लिए हैं उनके सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड आउटकम्स, लेकिन रियल वर्ल्ड क्या ऐसे चलता है? नहीं ना। तो आइए इसको समझते हैं। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि ये जो टॉपिक है ना, इसके बहुत से अलग अलग पहलू है, एंड इन सब पहलुओं को एक ही वीडियो में कवर करना पॉसिबल नहीं है। इनको मैं सेपरेटली कवर करूंगा। तो आज की वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि कैसे इन्वेस्टर की साइकोलॉजी अफेक्ट होती है जब गवर्नमेंट कैपिटल गेन्स को बढ़ा देती है। तो आइए देखते हैं। दोस्तों, एक झटके में जो सेकंड रीजन है गवर्नमेंट का कैपिटल गेन्स बढ़ाने का, उसका काउंटर आर्ग्यूमेंट देना हो तो बहुत ही सिंपल है। इसके लिए कोई रॉकेट साइंटिस्ट होने की जरूरत नहीं है, एंड आप अगर सिंपली ऑब्जर्व भी करोगे लोगों का बिहेवियर तो भी आप इसको समझ सकते हो। तो आइए देखते हैं। दोस्तों, अगर ये टैक्सेशन बढ़ाने के पीछे गवर्नमेंट की ये स्ट्रेटेजी है कि लोग थोड़ा स्लो डाउन करें टू पोर मनी इन स्टॉक मार्केट, तो सैडली ये होने वाला नहीं है। और गवर्नमेंट यहाँ से 12.5% की जगह 25% पे भी लेके गई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स को, तो हाँ, कुछ दिनों के लिए सेंटिमेंट्स डाउन हो सकते हैं, लेकिन फिर भी मार्केट कंटिन्यू करेगा ऊपर जाना। क्योंकि दोस्तों, बुल मार्केट की एक खासियत होती है कि जब तक पैसा बनेगा तब तक और पैसा मार्केट में आएगा। डिस्क्लेमर डिस्क्लेमर डिस्क्लेमर। अब इस लाइन को मेरी रिकमेंडेशन मत समझना, क्योंकि मैं जस्ट आपको नॉर्मल ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ। आपको जो भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना है आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के ही लेना, क्योंकि मैं किसी भी एंगल से सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ आपको एडवाइस देने के लिए। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए ही बनाए हैं मैंने। ओके, ये क्या है ना, कई बार बताना पड़ता है क्योंकि सभी की भी नजर रहती है ना, तो इट्स ओके कि डिस्क्लेमर दे दूं, क्लियर रहो, ताकि आगे जाके प्रॉब्लम ना आ जाए। ओके, क्लियर हो गया? तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो गवर्नमेंट चाहे टैक्सेस बढ़ाए या ना बढ़ाए, जब तक स्टॉक मार्केट में बाकी के इन्वेस्टमेंट ऑप्शन से कंपैरेटिवली ज्यादा पैसा बनेगा, तब तक लोग, स्पेशली जो लॉकडाउन में आए हैं, वो लोग कंटिन्यू करते ही रहेंगे पैसा डालना। उनको कोई रोक नहीं सकता है। एंड अवेयरनेस इस हद तक बढ़ गई है हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स के बीच कि वो अब नॉट जस्ट इंडियन स्टॉक मार्केट्स बल्कि बाहर के स्टॉक मार्केट्स में भी पैसा डालने लग गए थे, जिस वजह से जो लिमिट RBI ने सेट कर दी थी ऑन म्यूचुअल फंड्स की पूरी इंडस्ट्री $7 बिलियन से ज्यादा पैसे बाहर के फंड्स में इन्वेस्ट नहीं कर सकती, वो लिमिट 2022 में ही ब्रीच हो गई थी।
एंड अब तक वो रुकी हुई है। दो इससे इतना कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स को, क्योंकि इंडियन मार्केट्स आर डूइंग वे बेटर। बट फिर भी आप ट्रेंड नोटिस कर पा रहे हो कि अभी के रिटेल इन्वेस्टर्स बेझिझक होकर पैसा डाल रहे हैं एंड डालते रहेंगे जब तक बुल मार्केट रहेगा। चैप्टर 4, टैक्सेस बढ़ाने के नेगेटिव साइकोलॉजिकल इफेक्ट। दोस्तों, भारत के लोग हैं ना, वो बहुत ही रिस्क अवर्स लोग हैं, इसलिए आज भी भारत में ज्यादातर पैसा एफडीज, प्रॉपर्टी एंड गोल्ड में लगा पड़ा है। एंड जो इतना हल्ला हो रहा है ना कि स्टॉक मार्केट पे इतना पैसा आ रहा है एंड ऑल, तो भी आप अगर कंपेयर करोगे तो स्टॉक मार्केट का एक्सपोजर सिग्निफिकेंटली लोअर है कंपेयर टू अदर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। आपको है ना एक एग्जांपल देता हूं जिससे कि आपको आइडिया आ जाएगा। 2023 के ईयर एंडिंग तक इंडियन बैंक्स के पास 200 लाख करोड़ के डिपॉजिट्स थे, जिसमें से 176 लाख करोड़ सिर्फ टर्म डिपॉजिट्स थे और बाकी के पैसे सेविंग्स एंड करंट अकाउंट में पड़े थे। उसी जगह जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है, उनका ये साल के जून महीने तक के एसेट्स अंडर मैनेजमेंट थे 61.2 लाख करोड़ रुपीस, यानी स्टिल अ लॉन्ग वे टू कैच अप विद टर्म डिपॉजिट्स। बट यहाँ पे बात कौन सा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बड़ा है या छोटा है उसकी नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है रिस्क टेकिंग एबिलिटी की, जो भारत के लोगों में इतनी भर भर के नहीं थी। बट अब उनको ये बात पता चल रही है कि रिस्क लेना इज नेसेसरी टू ग्रो, इसलिए वो रिस्कियर एसेट्स में पैसा डालने से झिझक नहीं रहे हैं। और यही एसेट्स जब उनको पैसा बना के देंगे तो उनका और विश्वास बढ़ेगा एंड वो लोग अपने आजू बाजू के लोगों को भी बताएंगे। बट वहीं पे अगर उनके प्रॉफिट्स को हेविली टैक्स किया जाए तो वो उनमें ये परसेप्शन क्रिएट करेगा कि इतनी रिस्क लेकर भी इतना सा ही पैसा बनना है, तो क्यों रिस्क लूं। इससे जो हमारी रिस्क टेकिंग एबिलिटी डेवलप हो रही थी वो डेवलप होने के पहले ही खत्म हो सकती है। और ये एबिलिटी की आज के युवा भारत में सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि हमारे युवा देश को और स्टार्टअप्स चाहिए और इन स्टार्टअप्स को कोई डेट वगैरह नहीं चाहिए फ्रॉम बैंक और इन्वेस्टर्स टू ग्रो। इन स्टार्टअप्स को चाहिए प्योर रिस्क कैपिटल, दैट इज इक्विटी चाहिए, प्राइवेट मार्केट से उठाए या पब्लिक मार्केट से, लेकिन चाहिए पूरा का पूरा इक्विटी कैपिटल, क्योंकि कंपनीज को बिना किसी प्रेशर के ग्रो होना है। इसलिए मेरा मेन कंसर्न इसी चीज से है कि लोगों की रिस्क टेकिंग एबिलिटी को धक्का नहीं लगना चाहिए, क्योंकि अगर स्टार्टअप्स को पैसे नहीं मिले, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को पैसे नहीं मिले, जो रिस्की वेंचर कैरी आउट कर रहा है उसको अगर पैसे नहीं मिले, तो हमारे देश में नए जॉब्स कहां से क्रिएट होंगे, हमारे देश की जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है वो कैसे सॉल्व होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ कहां से आएगी अगर इस देश के युवा को उसका बिजनेस कंडक्ट करने नहीं मिल रहा है। तो अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि राजीव, गवर्नमेंट ने इस साल के बजट में एंजल टैक्स को तो अबॉलिश कर दिया, जो बहुत ही अच्छी बात है रिगार्डिंग रिस्क कैपिटल फंडिंग। तो हाँ, बराबर है, इट्स अ गुड थिंग एंड इट्स अ वेलकमिंग स्टेप। बट मैं क्या कह रहा हूं कि गवर्नमेंट ने प्राइवेट मार्केट के साथ साथ पब्लिक मार्केट पे भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि एंजल टैक्स कम करके वो कंपनीज को सर्वाइव एंड बड़ा करवाने में हेल्प कर रहे हैं, नो डाउट इन दैट। लेकिन जब कंपनी बहुत बड़ी बन जाएगी एंड बड़े एक्सपेंशन करने होंगे तो उनको पब्लिक मार्केट्स में ही आना पड़ेगा, तब वो प्राइवेट मार्केट से फंडिंग नहीं उठा पाएंगे या मोर ओवर फीजेबल ही नहीं होगा, बराबर। तो यही बात है। और अगर एक लास्ट पॉइंट बिहेवियरल फाइनेंस का डिस्कस करना हो तो ये भी है कि जो स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टर्स होते हैं ना, नॉट ऑल बट मेजोरिटी पोर्शन, वो ज्यादा सेंसिटिव होते हैं टू लॉसेस देन गेन्स। सो गवर्नमेंट अगर कैपिटल गेन्स पे ज्यादा टैक्स लगाएगी तो वो इन्वेस्टर्स इस टैक्स को परसीव्ड लॉस की तरह समझेंगे। इससे क्या होगा कि वो अपनी प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट सेल करना टालेंगे। अब दैट वुड बी अ ग्रेट न्यूज अगर उनके पास कोई एवर ग्रोइंग स्टेबल कंपनी है तो। बट अगर उनके पास कोई खराब कंपनी है तो टाइम रहते एग्जिट ना लेने की वजह से जो प्रॉफिट उनको हो सकता था, दैट में टर्न इनटू कैपिटल लॉस ओवरऑल। इसलिए ये जो निर्णय होता है टैक्स बढ़ाने का, चाहे छोटा हाइक हो या बड़ा हाइक, उसके इक्वल रेपरकशंस होते हैं हमारे इंडस्ट्री पे एंड इकोनॉमी पे। एंड ये मुद्दा हर एक व्यक्ति से जुड़ा हुआ है, इसलिए हर एक जन इन मुद्दों के बारे में अवेयर होना ही चाहिए। कंक्लूजन। तो दोस्तों, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि इक्विटी मार्केट पे लगने वाले कैपिटल गेन्स टैक्स को बढ़ाने के पीछे क्या क्या रीजंस थे एंड उसकी वजह से जो रेपरकशंस हमारे मार्केट एंड इकोनॉमी फेस कर सकती है इन लॉन्ग रन, उसका भी आपको थोड़ा बहुत आइडिया आ गया होगा। दोस्तों, इस पर्टिकुलर वीडियो में मैंने इन्वेस्टर के साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट के बारे में ज्यादा बातें की है, लेकिन उसके अलावा भी और बहुत से पॉइंट्स हैं जिसके बारे में हम आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे।
तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। मिलते हैं बहुत जल्द। नमस्ते।